वालेकुम। आज हमारा जो सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट हमने डिस्कस करना है, जो कि हम फर्स्ट पार्ट कल के टॉपिक में कर चुके थे हम लोग। तो आज हमने सेकंड पार्ट जो डिस्कस करना है उसमें हमने पहले थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड दो बातों पर डिपेंड करता है। किस बातों पर डिपेंड करता है? दो बातों पर डिपेंड करता है। समझिए ये बात की नहीं है। तो क्या है ये? पहला है टाइम पीरियड डिपेंड करता है जी किसके ऊपर? लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के ऊपर। और सेकंड किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मैं इसको समझाने के लिए अगर मैं यूं कहूं कि t इज डायरेक्टली, क्योंकि 2 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? l के। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l के। यानी अगर मैं एक पेंडुलम ले लूं a और दूसरा पेंडुलम क्या ले लूं? b। तो पेंडुलम जो a है ना और जो पेंडुलम हमारे पास b है, इनकी दोनों में लेंथ में डिफरेंस है। यानी आप सपोज दैट कि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो l है, और इसी तरह इस रिजिड स्पॉट से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो भी क्या है? l है हमारे पास। अब इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस है। अगर मैं इसे मूव कराऊं, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब मूव करेगा तो मूव करते हुए टाइम क्या लेना है? ज्यादा लेना है ना। लेकिन ये अगर ये b पेंडुलम को देखो और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगा तो टाइम क्या लेगा? ये कम लेगा। इसका मतलब लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया हमारे पास? कम। अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया? तो मैं कह सकता हूं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? l। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? इसी तरह अगर हम देखें g की वैल्यू को तो वो हम कह सकते हैं t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर जमीन पर इस पेंडुलम को मूव कराएं तो g की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम नहीं होती। g की वैल्यू कितनी होती है आपके ऊपर? अगर वो देखें तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप मून पे चले जाएं ना तो वो होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी पेंडुलम को कहां पर ले जाएं? अगर आप मून पर ले जाएं, कहां पर ले जाएं? तो g की वैल्यू कम हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर आप अर्थ पर लेंगे तो g की वैल्यू क्या है? ज्यादा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम। क्लियर हो गया पॉइंट क्या? नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि g की वैल्यू चेंज करने से भी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो चुकी होती है? चेंज हो चुकी होती है। अच्छा, इसमें हमने फिर नेक्स्ट जो कल उसके बाद हमने रिलेशन देखना फ्रीक्वेंसी वाला। ये तो था ना टाइम पीरियड वाला, और आज हमें देखना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम को अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी का और अपना टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो होता है f इज इक्वल टू 1 ओवर t। f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू क्या है जी हमारे पास? ये है ना क्वेश्चन नंबर 1। यहां से देखें तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g। तो ये g कहां चला जाएगा? ऊपर नहीं चला जाएगा। अगर लेदर रूट लेट कर ले 1 ओवर 2 पाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? g, और क्या हो जाएगा? अंडर रूट l। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं हुआ? यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक दूसरे के यानी कहने का मतलब ये है जो टाइम पीरियड का आंसर निकलेगा उसे किस पे डिवाइड कर देंगे? 1 पे डिवाइड कर देंगे। किसका आंसर निकल आएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो अब यहाँ पर आपको बुक में तो ये बातें गिवन नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाटा है, इसको आप लोग राइट भी कर लीजिएगा। सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पेंडुलम। ये एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है, दो क्लोज कर रहे हैं। सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज दिस? अब सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन पता क्या बनेगी? A pendulum having time period of 2 seconds. A pendulum having time period of 2 सेकेंड, यानी कि जिसका टाइम पीरियड क्या निकला है? 2 सेकेंड निकले, उसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, अब सेकंड पेंडुलम जो है हमारे पास जिसका, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर हमारे पास? सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? t इज इक्वल 2 सेकंड। लेकिन अगर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी? हाँ जी, अगर हम इसके देखना चाहें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास? कोई बताएगा आप में से फ्रीक्वेंसी ऑफ
सेकंड पेंडुलम। हाँ भाई, किसी को नहीं मालूम? 0.5 हर्ट्ज। हाँ जी, 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि ये देखे ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, 1 और t नहीं होता, तो 1 सेम है, और t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2, तो इसको डिवाइड करें तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, इसका यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी एमसीक्यू में भी ये बात आ सकती है कि अगर फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज हो तो कौन सा पेंडुलम होगा, सेकंड पेंडुलम। ठीक है। अच्छा, अगर फिर हम इसकी बात करते हैं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की, तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम की अगर हम बात करें तो लेंथ वो कितनी होगी हमारे पास। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो हमने देखना है कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास। तो वो हमारे पास इसका फार्मूला जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G। मैंने तो L की वैल्यू फाइंड करनी है व्हाइट बोर्ड पे, मैंने तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, T का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, L अपॉन G। तो ये G डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई, ऐसे इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, तो G T स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। G की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9.8, और टाइम की क्योंकि सेकंड पेंडुलम में 2 पुट कर देंगे, 4 सेम है, और पाई की जगह पर 3.14 का स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब इन सब वैल्यूज को जब आप सिंपलीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.992 मीटर। क्या आ जाएगा, 0.992 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर के अंदर, L इज इक्वल टू 0.992 मीटर आ जाएगा। यानी कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.992 मीटर होनी चाहिए। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम। वरना आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ये 99.2 मीटर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्या बोला, सेकंड पेंडुलम, जो कल उसका जो पार्ट था उसी का हमारे पास क्या था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। यानी एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम मतलब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में अगर हम देखें तो उसने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है इसका, कांस्टेंट। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एनर्जी रहेगी किसमें कांस्टेंट, एसएचएम में। किसमें रहेगी, यानी हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें हमने एनर्जी को देखना है। इसका मतलब ये है, जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो पढ़ी थी, उसको कैसे डिफाइन किया था आप लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की स्टेटमेंट क्या थी, है किसी को याद वो लॉ? हाँ जी, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी एनर्जी एक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रही होती है, दूसरी फॉर्म में, बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। हमने यहाँ पर यही डिस्कस करके देखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन यानी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एसएचएम में। हमने यही क्या करना है, डिस्कस करना है। तो दूसरे लफ्जों में आप इसके अगर स्टेटमेंट अपना मैथमेटिकली फॉर्म राइट करना चाहें तो वो यूं कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी आप क्या यूं भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? हमने यहाँ पर इसी को मैथमेटिकली क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझने के लिए एसएचएम को, इसमें एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें एनर्जी को कंजर्वेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक सिस्टम ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास आपकी बुक में भी गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के बाद किसको डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को। फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, सम निकालेंगे। तो सारा ये मैथमेटिकली फॉर्म है हमारे पास। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास। इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये हमारे पास एक फिक्स्ड हुक है। इस फिक्स्ड हुक के साथ हमने अटैच किया हुआ है एक मैस को, जो कि कहां पर है अभी,
मीन पोजीशन ओ पर है हमारे पास। क्लियर हो गया पॉइंट? कहां पर है? मीन पोजीशन ओ पर है। हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? पहले क्या हेडिंग देंगे? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम लोगों ने पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं सबसे पहले इनिशियल पॉइंट में अगर जरा गौर करके देखें तो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में कौन सा लॉ लगता है? हुक्स लॉ लगता है ना यहाँ पर। अच्छा, स्टार्ट में देखें हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू kx होगा हमारे पास या नहीं होगा? F इज इक्वल टू क्या होगा? kx होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हुक्स लॉ भी लगेगा। हम लोगों ने एवरेज फोर्स लेनी है। जरा गौर करके देखें यहाँ पर, अगर हम गौर करें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अभी फिलहाल किसमें है? रेस्ट में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? फोर्स एक्टिंग ऑन अ mass when x is equal to 0। अभी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है क्या? नहीं कवर हुआ ना। तो इसका मतलब फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? F is equal to क्या पुट कर देंगे? 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है और ये जो मैस है यहां से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया, यानी पोजीशन कहां पर आ गया? A पर आ गया। तो फिर आप क्या लिखेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन अ mass when x is not equal to 0। अब x 0 नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है भाई, तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया। बोले ना, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल टू क्या निकल आएगा? kx निकल आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या लेनी है? एवरेज फोर्स लेनी है। तो एवरेज फोर्स किस तरह से लेंगे हम लोग? FAV इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसे चले यूं कहते हैं F1 कहते हैं, इसे F2 कहते हैं। F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या निकल आएगा हमारे पास? 0। F1 का आंसर तो 0 है, लेकिन इसका आंसर क्या है? kx है डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/2 kx। यानी ये हमारे पास क्या निकल आई है? एवरेज फोर्स निकल आई हमारे पास। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब बॉडी पे फोर्स लगती है तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है, ऐसे ही है या नहीं है? तो फिर हमने क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। तो हम जरा वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वर्क डन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम लोग? उसको डिफाइन हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। वर्क इज इक्वल टू होता है F.D। ऐसे ही होता है ना? तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर F की वैल्यू एवरेज ये निकाली आपने 1/2 इंटू kx, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो क्या है? x। तो आंसर क्या आ जाएगा जिसका हमारे पास? 1/2 kx का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई है? A हो गई। तो जरा गौर कीजिए, इसमें वर्क डन का आंसर क्या निकला है? 1/2 kx। अच्छा, वर्क जो है वो हमारे पास क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। चेंज इन क्या होता है? तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब मैं W को क्या कह सकता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकल आएगा? 1/2 kx का। तो ये मेरे पास पता है कौन सी एनर्जी निकली है? ये मेरे पास निकली है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? मैंने क्या बात बताई थी कि मीन और एक्सट्रीम के बिटवीन में किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं एनर्जी। मैं कहता हूं कि ये मीन और एक्सट्रीम के बिटवीन में यहां पर बल लेके बताएं, या यहां पर या यहां पर या यहां पर। जैसे मैंने आपको सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल देके बताई थी कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, इन दोनों के बिटवीन में कहीं पर भी आप एनर्जी ले सकते हैं। क्लियर होगा पॉइंट? उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। और आपको पता है कि x किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो कौन से वाला? इंस्टेंटेनियस को। लेकिन x नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को। और एम्पलीट्यूड कहां से कहां तक होता है? मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन का टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या निकल आई है जी? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। क्या डिस्कस करना है जी? अब आप जरा देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई?
हाँ जी, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये आप लोग जो ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं ये आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में ये आप लोगों ने किए हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में एक बात पढ़ी थी वेलोसिटी वाली, शायद आप लोगों को ये बात याद हो कि वेलोसिटी जो आपको 1/2 mv का स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पर v की वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं। है किसी को याद v की वैल्यू? v इज इक्वल टू क्या था? x नॉट k अपॉन m अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर। है किसी को याद? ये प्रीवियस में हम लोगों ने बातें नहीं पढ़ी थी, है ना याद? ये भूल गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यही वैल्यू जो है v की वैल्यू क्या है? आप जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला टॉपिक निकालें ना, वहां पर आपने फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू x नॉट अंडर द रूट k अपॉन m 1 माइनस x स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहले ये बात पढ़ी हुई है, ये वाली, इसका हमने डेरिवेशन भी की थी। अब आपने क्या करना है, यही v की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है इसकी जगह पर। तो जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या मिल जाएगा? 1/2 m सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर x नॉट ये वाला k अपॉन m 1 माइनस x स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर और होल की क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि v का भी स्क्वायर है ना, यहाँ पर v का भी क्या है? तो जब v का यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे जाहिर सी बात है इन होल का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें हमारे पास जैसे आप स्क्वायर को एंड करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी। वो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जरा इसको देख लो। वो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/2 सेम, mp क्या रहेगा? सेम, लेकिन ये जो x नॉट है इसका स्क्वायर भी तो है ना, ये तो क्या बन जाएगा? x नॉट का स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट और रूट आपस में क्या हो जाएंगे? तो क्या आंसर आ जाएगा? k अपॉन m 1 माइनस x स्क्वायर और x नॉट का। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? ये नहीं हुआ? क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ इसका क्या किया है? अंडर रूट को स्क्वायर के साथ क्या किया है? कैंसिल आउट किया है। अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू आ जाएगी वो क्या 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 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी? यही हमारे पास न्यू वैल्यू बन जाएगी। कौन सी वाला? 1/2 kx नॉट 1/2 kx नॉट स्क्वायर। और अच्छा, m से n भी यहाँ पर सिंपलीफाई अगर हम करना चाहें तो सिंपलीफाई हो सकता है मजीद। ये m से n क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी INS भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट का स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी? न्यू वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पर भी बल्कि आप लिखें तो ज्यादा बेहतर है INST, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस। अभी क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी भी ले ली, इंस्टेंटेनियस क्या ले ली हम लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी भी ले ली। अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि इसको बोला एट पॉइंट ए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, काइनेटिक एनर्जी देखनी है और क्या देखनी है? टोटल एनर्जी देखनी है। तो हम जरा देख लेते हैं जी, एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और क्या देखनी है? टोटल एनर्जी। तो तीन चीजें देखनी थी हमने। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पोजीशन O है, अब पोजीशन A पर देखनी है काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी और दोनों का सम। इसी जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बात, देखें ना पेंडुलम वाली बात, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो O से A यानी कि हमने पॉइंट A पर देखनी है कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो पहले हम देख लेते हैं क्या वाला? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जी। अब हम देखते हैं एनर्जीज एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कह दें या फिर आप इसे ए कह दें तो बात एक ही है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप ए लिखें, बी लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैं यहाँ पर डायग्राम फिर बना के दिखाता हूँ आपको कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर गया है तो x इज इक्वल टू x नॉट नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x नॉट, क्योंकि जाहिर सी बात है मीन पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट कम होता आ रहा है।
लेकिन जैसे हम, क्योंकि हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं, एक्सट्रीम पे कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, किसको बोला, पहले हम देख लेते हैं किसको बोला, पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या होता है, x नॉट, तो यहाँ पर फिर क्या पुट कर देंगे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकल आएगी 1/2 के एक्स नॉट का, क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। इस इक्वेशन का क्या नेम रखते हैं जी, डी रखते हैं इस इक्वेशन का। अभी क्लियर हो गया ये पॉइंट ये वाला। तो ये हमारे पास क्या निकल आई है, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्लियर। अब हमने क्या देखना है, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब फिर दोबारा यही वैल्यूज पुट कर दें, कौन सी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाली। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने अभी निकाला था, हाँ जी क्या निकाला है आपने, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर, ऐसे ही है। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होता है, x इज इक्वल टू, तो इसका मतलब इस x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या निकल आएगा, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स नॉट का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 बच जाएगा ना, तो 1 से -1 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल 0। तो इसका मतलब फिर काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या निकल आया, तो 0 निकल आया हमारे पास भाई, 0 नहीं निकलेगा या कुछ और निकलेगा, क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा जी, अब हमने क्या देखना है, टोटल एनर्जी देखनी है, क्या देखनी है, तो टोटल एनर्जी देखनी है एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। तो यानी कि हम अगर चले, आप यहाँ पर A लिख दें इधर, क्योंकि हम एक्सट्रीम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिख दें, A लिख दें। अब हमने देखनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, सम होती है, गुड। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, सम। तो सम ऑफ, क्योंकि हम एट पॉइंट ए पे देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी। तो देखें जी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या निकला है, बी से, हाँ जी क्या निकला है, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी का तो आंसर क्या निकला था, तो इनका सम करें तो क्या निकलता है, 1/2 के एक्स नॉट का, ये हमारे पास क्या निकल रहा है, ये टोटल एनर्जी। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला, ओके। अब आपने देखना है जी एट मीन पोजीशन पे, इस पे देखना है एट, चले जी अब हम इसको मीन पोजीशन पे देखते हैं, हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। अच्छा, मीन पोजीशन पर अगर आप देखें तो मीन पोजीशन पर क्या होता है, क्या चीज 0 होती है भाई, हाँ गुड, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब देखने जा रहे हैं एट मीन पोजीशन, एनर्जीज एट मीन पोजीशन। और आपको पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो 0 होती है। देखें ना इधर, देखें जरा, ये बॉडी यहां से मूव करते 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 यहां पर आ गया है, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना हमारे पास, x का आंसर क्या हो जाएगा, 0। सर से 2 मिनट ले लें, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं जी हम यहाँ पर आप किसकी वैल्यू वाला, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा, फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है भाई, 1/2 के x का स्क्वायर। आपको पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, 0, किस पर बदला, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा क्योंकि हम मीन पोजीशन को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, O पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पर लिख दें पोटेंशियल एनर्जी O एट पॉइंट O, तो ये हो जाएगा 1/2 के, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे बताएं क्या आंसर निकल आया, 0। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या निकला है, 0। इसी तरह आप क्या डिस्कस करेंगे, आप लोग काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A को देखेंगे, तो उसका आंसर आपने क्या पुट किया है, उसका जो आंसर अगर आप देखें तो आपने क्या निकाला था, अभी निकाला है ना, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर 1, ये वाली, यही वाली इक्वेशन पुट करते हैं, हाँ यही वाली पुट करते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी,
इसी इक्वेशन में आपने x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 0 पुट करेंगे। तो चलें जी हम करते हैं यहाँ पर पुट। तो ये हो जाएगा 1/2 के x नॉट का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर और x नॉट का, तो इस x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/2 के x नॉट का स्क्वायर 1 माइनस 0 अपॉन x नॉट का स्क्वायर। ख्याल कीजिएगा ये 0 है, 1 तो बचता है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/2 के x नॉट का। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ निकली है एट पॉइंट O पर, लेकिन पोटेंशियल का आंसर क्या निकला है हमारे पास, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बातें समझ आ रही है। अब हमने क्या लेनी है, टोटल एनर्जी क्या लेनी है, तो अब हम लेते हैं जी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट O पॉइंट यानी के मीन पोजीशन पे। तो करें जी सम कर लेंगे इन दोनों का, इसका सम कर ले और क्या कर ले, इसका सम कर ले। तो वो हमारे पास हो जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट O प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O। तो इसका आंसर तो था 0, बट इसका आंसर क्या निकला 1/2 के x नॉट का। तो जरा गौर करके देखिए के x नॉट का स्क्वायर, ये आंसर नहीं आ गया हमारे पास। अब आप लोगों ने ये देखना है कि एनर्जी का कांस्टेंट रही है, हाँ रही है। अगर हमने देखा किस पर भला, मीन पोजीशन के ऊपर, उसका आंसर क्या निकला 1/2 के x नॉट का। अगर हमने देखा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, उसका आंसर भी क्या निकला 1/2 के x नॉट का। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट चाहे मीन पर हो चाहे कहां पर हो, तो टोटल का आंसर क्या निकलता है 1/2 के x नॉट का स्क्वायर। इधर से भी देख ले और इधर से भी देख ले, क्या निकलता है 1/2 के x नॉट का। तो हम लोगों ने क्या इसका रिजल्ट निकाला है, हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है कि इसका हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है। रिजल्ट में आप लोगों ने राइट करना है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है भाई, बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या रहती है, चेंज हो रही होती है, बट क्या रहती है टोटल एनर्जी रिमेन्स क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक, बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन्स दैट्स इट। ये जी हमारा आज का था टॉपिक। तो कल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यहां तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।